नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 2021 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। झारखंड से इस बार 10वीं और 12वीं को मिलाकर लगभग 1,20,000 परीक्षा की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन सीबीएसई की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई और इंटरनल असेसमेंट के जरिए परिणाम घोषित किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार झारखंड के विद्यार्थियों का 12वीं का परिणाम बेहतर हुआ है। सीबीएसई की ओर से कोरोना महामारी के मद्देनजर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी और इंटरनल असेसमेंट के जरिए परिणाम घोषित करने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है। मार्किंग स्कीम के मुताबिक 10वीं और 12वीं के 5 में से 3 सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना गया है। वहीं 12वीं की यूनिट टर्म और प्रैक्टिकल एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर भी यह परिणाम तैयार हुआ है। सीबीएसई पैटर्न पढ़ाने वाले झारखंड के स्कूलों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। रांची के डीपीएस, जेवीएल, श्यामली जैसे टॉप स्कूलों का रैंकिंग भी पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। हालांकि इस बार इस बोर्ड के लिए भी टॉपर तय करना मुश्किल लग रहा है, लेकिन परसेंटेज के आधार पर टॉपर्स की लिस्ट निकाली जाएगी। 12वीं में इस बार झारखंड से 40,000 और राजधानी रांची से 10,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले थे। झारखंड का सीबीएसई 12वीं में रिजल्ट 100% हुआ है। देखिए, आज सीबीएसई ने +2 का जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया है। ठीक टाइम 2 बजे किया है और झारखंड से 40,000 कुछ बच्चे अपीयर हुए थे, रांची से 10,000 बच्चे अपीयर हुए थे अप्रॉक्सीमेटली। और रिजल्ट जो है स्कूलों का बड़ा अच्छा रहा है, क्योंकि पिछले 3 सालों के एवरेज के आधार पर रिजल्ट का मॉडरेशन किया गया था। स्कूल के टीचर्स मिल करके हर बच्चे को माइन्यूटली ऑब्जर्व करके और उनके रिजल्ट को जो निकाले हैं। जहां तक डीपीएस का सवाल है, वो हर साल 10 साल जो है वो अपने रिजल्ट में प्रोग्रेस कर रहा है। हमारे बच्चे पिछले साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा किए हैं और बहुत से बच्चे 95 एंड अबव, 90 एंड अबव जो है इस एग्जामिनेशन में पाए हैं। कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सेल्स टैक्स भवन में जज की हत्या के विरोध में 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार कर पेन ड्रॉप हड़ताल का समर्थन किया है। 2 दिन पूर्व जज उत्तम आनंद और उससे पूर्व अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के विरोध में राज्य भर के बार एसोसिएशन द्वारा 1 दिवसीय आहूत पेन ड्रॉप किए जाने का जमशेदपुर के कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी समर्थन करते हुए कार्य बहिष्कार किया और घटना की निंदा करते हुए सरकार से अपराधियों के बढ़ते मनोबल और विधि व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने की मांग की है। हम लोग तो बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वो नहीं हो रहा है, इसीलिए कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है अभी तक। हमारी हत्या वकील साहब जो हुए हैं उनका तो 3-4 दिन हो गया, जज साहब कल हुआ है, तो कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ सरकार की तरफ से। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी एसआईटी का गठन हो, शायद हो भी गया है, और जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए कि किसने मर्डर किया है, मर्डर है या क्या है, ये सामने आना चाहिए। झारखंड में पिछले कुछ दिनों में अधिवक्ता और जज की नृशंस हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पूरे राज्य भर के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि पिछले दिनों रांची बार एसोसिएशन के मनोज झा की तमाड़ में अपराधियों ने अंधाधुंध गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना को अभी अधिवक्ता भूल भी नहीं पाए थे कि 2 दिन बाद रांची न्यायालय के एडीजे उत्तम आनंद की सुबह 5 बजे एक साजिश के तहत अपराधियों ने टेम्पो से ठोकर मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे राज्य में अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हो गया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए त्वरित इस मामले में जांच करने का आदेश दे दिया, लेकिन अधिवक्ता इस घटना को लेकर अपना विरोध जारी रखे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को झारखंड प्रदेश के सभी जिला बार एसोसिएशन ने पेन ड्रॉप हड़ताल का कार्य कर बहिष्कार कर दिया। इस पेन ड्रॉप हड़ताल में पूर्वी सिंहभूम जिले के 1800 अधिवक्ता और पूरे राज्य भर के 33,000 अधिवक्ता इस कार्य बहिष्कार में शामिल हुए। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाला अजीत अम्बिस्ट सहित अधिवक्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए सरकार पर सवाल उठाया और मांग की जल्द ही अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करे, ताकि अधिवक्ता सहित जजों पर हो रहे हमलों को रोका जा सके। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि किसी राज्य के विकास वहां के न्यायपालिका पर निर्भर रहता है, लेकिन यहाँ इस प्रदेश में अधिवक्ता और जज खुद सुरक्षित नहीं है। ऐसे में न्याय प्रक्रिया के कार्य करना अब न्यायपालिका के लिए जान जोखिम में डालना जैसा हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ जज अधिवक्ता ही नहीं, समाज के बुद्धिजीवों में इंजीनियर, डॉक्टर और पत्रकार भी अब अपराधियों के निशाने पर है और वे सुरक्षित नहीं है। सरकार इस ओर अविलंब अपराधियों पर अंकुश लगाए। जमशेदपुर बार एसोसिएशन इस घटना को लेकर जिले के उपायुक्त सूरज कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग। षड्यंत्र रचते हुए और ऑटो के द्वारा जो ऑटो की चोरी का किया हुआ, जैसा कि हम लोगों को अभी न्यूज़पेपर वगैरह से ज्ञात हुआ है, उनकी भी वो षड्यंत्र पूर्वक पूर्व नियोजित हत्या की गई है।
इसको लेकर के हम लोगों ने आज स्ट्राइक किया और हमारा ये पूरा 100% सक्सेसफुल है। सारे हमारे अधिवक्ता जो है वो न्यायिक कार्यों से दूर है। सारे लोग अपने पेन को रख दिए हैं टेबल पर। हम लोग सारे कार्यों से अपने को अलग रखते हैं, न्यायिक कार्यों से। हम लोगों का यही है, हम लोगों की तरफ से बार एसोसिएशन की तरफ से डीसी साहब को एक मेमोरेंडम भी आज दिया गया है और इसके लिए हमारा यही एक डिमांड है कि जितना जल्द हो सके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राज्य में लागू हो। और राज्य सरकार से एक हमारा मांग है कि आज जो वकील या न्यायिक पदाधिकारी असुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं, विधि व्यवस्था जो लचर हो गई है, सरकार इस पर भी ध्यान दे और इसको जितना जल्द हो सके इसमें संलिप्त अपराधियों को शिकंजे के पीछे। तो ये दोनों परिस्थितियों में हम बाध्य हो गए हैं कि अपने आप को न्यायिक सरकार से अलग रखें। एक तो हम सरकार को बार बार ये कहते आए कि हमारा वकील समाज जो सुरक्षित नहीं रहा, गाहे बगाहे हम पर अटैक होता है, हमारे यहाँ के मेंबर भी मरे हुए हैं, अटैक हुआ है। तो इसलिए हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कम से कम आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू कीजिए। सरकार मेरी बात सुनती नहीं। किसी भी राज्य का विकास का आकलन उसके कानून व्यवस्था से होता है और जब कानून व्यवस्था नाम की ही चीज नहीं रहेगी, ना अधिवक्ता सुरक्षित है ना जज सुरक्षित है, ऐसे में न्यायपालिका से आप समाज के लोगों को सही ढंग से न्याय मिलना मुश्किल है। और हम लोग भी अपना न्याय के प्रक्रिया में जो संलग्नता हम लोग की है उसमें कहीं न कहीं हम लोग को भी भय व्याप्त रहता है। इसके चलते हम लोगों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी हम लोगों ने गुहार लगाई है। अधिवक्ता मनोज झा और जज उत्तम आनंद की हत्या के विरोध में धनबाद बार एसोसिएशन ने आज विरोध मार्च निकाला है। मूसलाधार बारिश में भी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने रेनकोट और छतरी निकालकर तमाड़ में हुए वकील की हत्या और धनबाद में जज की हत्या के विरोध में धनबाद के अदालत परिसर से निकलकर रणधीर वर्मा चौक पर आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया। अमरेंद्र सहाय ने कहा कि इस दोनों घटनाकांड को लेकर जल्द से जल्द पुलिस उद्भेदन कर एक और अपराधी को सजा दिलाने का काम करे। अमरेंद्र सहायक ने कहा कि जिस तरह से अधिवक्ता और पक्ष पर हमले हो रहे हैं उसको देखते हुए सरकार को इस पर जल्द से जल्द कानून लाने का प्रयास करे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अंतरिम सहायता के जिस तरह से जज की मौत हुई है उसे वीडियो फुटेज देखकर लगता है कि यह इरादतन हत्या है। उसके विरोध में आज उन लोगों ने अदालत परिसर से निकलकर रणधीर वर्मा चौक पर आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया। बार बार इस तरीके से अधिवक्ताओं पर होने वाले प्रहार के लिए सरकार से मांग करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें और आए दिन अधिवक्ता के अलावे अब तो न्यायाधीश के ऊपर में भी प्रहार होने लगा है। जो सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों के माध्यम से मिला देखने को, उसको देख करके वो लगता है कि एक इरादतन हत्या की ओर संकेत करता है या ऐसे संभावना से इनकार भी नहीं कर सकते। मानगो में एक बार फिर घर का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस बार चोरों ने नए मकान में गृह प्रवेश के बाद लाए गए कुछ सामानों पर हाथ साफ कर दिए। मानगो संकोसाई श्यामनगर के रहने वाले अनिल गुप्ता के घर में बीती रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर रखे कुछ कीमती सामानों को चोरी कर ली। देर रात हुई इस घटना का सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें 4 चोर ताला तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले औजार को लेकर घर में प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह इसकी जानकारी होने पर घर वालों ने स्थानीय पुलिस और भाजपा नेता विकास सिंह को जानकारी दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर छानबीन की, जहां से ताला तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए औजार को पुलिस ने बरामद किया। क्षेत्रीय नेता विकास सिंह के अनुसार यह घर अनिल गुप्ता का है और 2 दिन पूर्व इस नए घर में गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके बाद परिवार वाले धीरे धीरे घर में सामान को शिफ्ट कर रहे थे। इस दौरान घर में कोई नहीं रहने का फायदा उठाते हुए चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें अनिल गुप्ता को 50,000 का नुकसान हुआ है। विकास सिंह ने वरीय पदाधिकारियों से आए दिन क्षेत्र में हो रही चोरी और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। आए दिन चोरी, हत्या, खासकर मोटरसाइकिल चोरी और मकान और दुकानों का ताला टूटना रोजमर्रा के लिए आम बात हो गई है। आज शंकोसाई रोड नंबर 1 के श्यामनगर में अनिल गुप्ता जी के घर में चोरी हो गई। वो 2 दिन पहले मकान का गृह प्रवेश किए थे और उनके घर में रखा हुआ पंखा, बर्तन, पूजा करने के सारे सामग्री और राशन है चोरों ने ले लिया। और हद तो यह हो गई कि बगल में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सीसीटीवी कैमरा में साफ दिख रहा है कि कैसे 4 चोर गिरोह बना के आ रहे हैं और सामान लेके जा रहे हैं। हम वहाँ गए, हम वहाँ से स्थानीय थाना को जानकारी दिए, थाना वाले आए और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि अपराधी सलाखों के पीछे जल्द होंगे।
JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापड़ की मौत के मामले को लेकर एक बार फिर सिख समाज के लोगों में आक्रोश है। सिख समाज के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर हरपाल सिंह थापड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। वैसे इस मामले को लेकर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने जेल प्रशासन और जिला प्रशासन पर पूरे मामले को लिपापोती का आरोप लगाया है और कहा कि मौत के 17 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक के परिजनों को नहीं सौंपा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जेल में हरपाल सिंह थापड़ की हत्या हुई थी। वैसे सिख समाज के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। आज 13 दिन हो गए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है ये है कि अभी तक परिवार के लोगों को उनकी मृत्यु कहते हुए उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही और टाल मटोल जहाँ जाइए वहीं पे आप वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। आखिर परिवार के लोग कहाँ जाए? तो हम लोग वही जिला के मालिक है उपायुक्त महोदय, उनके यहाँ पर हम लोग आए हैं अपना बात रखने के लिए। तो ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मान लीजिए उनकी वहाँ पे हत्या नहीं हुई है जेल के अंदर में, तो आखिर वो रिपोर्ट हम लोग को क्यों नहीं दी जा रही है? अगर रिपोर्ट सही होती तो निश्चित रूप से अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ये लोग पेपर में, मीडिया में रद्द कर दिए होते। विगत कुछ दिनों से रांची शहर में जिला प्रशासन और रांची नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने का काम चलाया जा रहा है। साथ ही शहर में अवस्थित वैश्य भवन जो पूर्व में बने हुए हैं, जिसका नक्शा नहीं बना हुआ है, उन्हें भी नोटिस दिया जा रहा है, जिससे रांची शहर की जनता भय के माहौल में जी रहे हैं। उच्च न्यायालय द्वारा नदी नालों को अतिक्रमण मुक्त करने को कहा गया है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के आड़ में प्रशासन द्वारा रांची शहर में पूर्व में बने मकान जिसका नक्शा पास नहीं है, उन्हें तोड़ने को लेकर नोटिस जारी किया जा रहा है। गौरतलब है कि रांची शहर में ऐसे कई मकान है जो भू-हरी जमीन, खास महल जमीन एवं आदिवासी जमीन में मकान बनाया हुआ है, जिसका नक्शा पास नहीं किया जा सकता। ऐसे लगभग 1,80,000 मकान है, जिसके ऊपर तोड़ने का खतरा मंडरा रहा है। क्या सरकार रांची शहर के 1,80,000 घर तोड़ पाएंगे? अगर नहीं तो इस तरह का भय का माहौल बनाना उचित नहीं है। इस गंभीर विषय को देखते हुए संजीव विजयवर्गीय उप महापौर की अध्यक्षता में 33 वार्ड पार्षदगणों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में रांची में भवन तोड़ने के लिए दिए जा रहे हैं नोटिस पर समीक्षा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रांची डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय के नेतृत्व में सभी पार्षद PIL के माध्यम से रांची शहर के सभी भवनों को रेगुलराइज कराने के लिए न्यायालय के शरण में जाएंगे। इसमें डिप्टी मेयर के साथ सभी पार्षद पार्टी बनेंगे। साथ ही रांची शहर के कई स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संस्था के साथ बुद्धिजीवी वर्ग पिटिशनर बनेंगे। कई वर्गों से नगर विकास विभाग से पूर्व में बने भवनों को रेगुलराइज कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा अब तक पूर्व में बने भवनों को रेगुलराइज कराने के हेतु किसी तरह की गाइडलाइन नहीं आने के कारण रांची शहर के जनप्रतिनिधि न्यायालय के शरण में जाने को बाध्य हो गए हैं, जिससे कि इस गंभीर विषय का समाधान त्वरित गति में किया जा। रांची नगर निगम क्षेत्र में 53 वार्ड में लगातार भय का माहौल बन रहा है। अतिक्रमण हटाने के नाम के बाद अवैध भवनों को तोड़ने की प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है।
मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय ने अतिक्रमण नदी नाले को खाली करने के लिए कहा था, लेकिन अब उसी आड़ में 1,80,000 घरों के अंदर भय का माहौल बनाने का काम आज के दिन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के चलते आज हम लोग रांची नगर निगम के मेरे कार्यालय में आप देख रहे हैं लगभग 40 से ज़्यादा पार्षद उपस्थित हैं और सबका यही कथन है कि इस तरह के भय के माहौल में लोगों का जीना मुहाल हो गया, खाना मुहाल हो गया है। तो हम लोग अब हाईकोर्ट के शरण में ही PIL के माध्यम से जा रहे हैं, हाईकोर्ट से आग्रह करने जा रहे हैं कि चूंकि हमारा शहर प्लान्ड वे में नहीं बसा है, इसे तो सबसे पहले बसाने की आवश्यकता है। अब बसाने के पहले उजाड़ने की जो बात चल रही है, मुझे लगता है कि ये गलत, कहीं ना कहीं गलत है और हम आम लोगों के साथ नाइंसाफी करने का काम करेंगे। PIL के माध्यम से माननीय न्यायालय को हम लोग सब मिलकर के आग्रह करेंगे कि सरकार से जल्द सभी भवन के रेगुलराइजेशन का एक नियम कानून, सरल कानून बने, जिससे कि शहर के सभी भवन जो आज अपने भूखंड में बने हुए हैं वो कम से कम रेगुलराइज हो जाए और उससे रांची नगर निगम की एक आमदनी भी हो जाए, प्लस लोगों के अंदर का भय भी समाप्त हो जाए। बंगाल की खाड़ी मोटे चक्रवाती हवा और निम्न दबाव के कारण झारखंड के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। वैसे मौसम विभाग ने पहले से ही इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग ने 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान दिया था। वैसे जमशेदपुर शहर में 29 जुलाई से ही रुक रुक कर बारिश शुरू हुई और शुक्रवार से लगातार शहर भर में बारिश शुरू हो गई। वैसे इस बारिश के कारण रोजमर्रा के कार्यों के लिए निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि रोजाना के अपेक्षा सड़कों में काफी कम लोग ही नजर आए। वैसे जुलाई महीने के अंतिम समय में हुए इस बारिश ने मौसम को खुशनुमा और कूल कर दिया है। को कुछ दिक्कत हो रहा है, बिजनेस जो है प्रॉपर पर वो भी बिजनेस अभी ठप चल रहा है। दुकानदारी में अभी कस्टमर नहीं आ रहा है, दुकानदार लोग भी सब बैठा हुआ है कस्टमर के इंतजार में। इतना पानी हो रहा है कि कस्टमर भी नहीं आ रहा है, घर से आदमी बाहर भी नहीं निकल पा रहा है, इसलिए दिक्कत परेशानी हो रहा है अभी सभी लोग को। परसों से ही मौसम जमशेदपुर का करवट ले लिया है, लगातार बारिश हो रही है। आज सुबह से तो लगातार बारिश है और जैसा मौसम का पूर्वानुमान है, देखने से ऐसा लग रहा है कि लगातार एक सप्ताह तक बारिश है। तो ऐसे लगातार बारिश होने से आम जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। बाज़ार जाने में या कुछ ज़रूरत का सामान लाने में, ज़रूरत रोज़ का जो गतिविधि है उस पर असर पड़ा है। धनबाद कोलेचल में मूसलाधार बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज धनबाद के कई इलाकों में तेज हवा के साथ पेड़ गिरने की सूचना मिली है। धनबाद शहर के हटिया मोड़ के पास एक विशालकाय वृक्ष गिर जाने से 2 महिलाएं घायल हो गई, जिसका एक की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से उनकी जान बचाई और स्थानीय मेडिकल में उसे इलाज करवाकर भेज दिया। वहीं कोर्ट रोड पर भी एक विशाल पेड़ रोड पर गिर जाने से सड़क जाम हो गया। आपको बता दें कि तेज बारिश के साथ कई घरों में पानी भी प्रवेश कर हटिया मोड़ में पेड़ गिरने की वजह से कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। मास्क नहीं लगाया था, ये अभी तो 5 मिनट पहले गिरा है। अच्छा, हवा 2-3 मिनट हवा से। अच्छा, ये पेड़ कितना पुरानी है? तो बहुत पुरानी है, हम जब से यहाँ आए हैं तब से देख रहे हैं इस पेड़ को। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.